Hello everyone. I welcome all of you to physics.live year 11 classes. देखिए इस प्लेटफॉर्म पे जो भी क्लासेस हमारी होंगी तो ये पहला वीडियो मैं आपको यही बताने के लिए शो कर रहा हूँ कि कैसे क्लासेस होंगी, किस तरीके से मटेरियल आप एक्सेस करेंगे और उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपके हर हफ्ते इसमें 3 लेक्चर्स आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, वो प्लेस कर दिए जाएंगे। हर लेक्चर के साथ में आपकी एक डेली प्रैक्टिस शीट जिसे हम बोलते हैं वो होगी और एक आपकी लाइव क्लास, जैसे जूम क्लास होती हैं उस तरीके की लाइव क्लास होगी जिसमें कि आप अपने लेक्चर्स के जितने भी डाउट्स हैं आपके वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में करीब 2 वीक्स के आसपास के आपके जो लेक्चर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अभी प्लेस कर रहा हूँ और एक लेक्चर हर रोज इंक्रीज होता चला जाएगा और उसके बाद में आप अपना मन बना करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये तरीका सही है आपके लिए समझने के लिए या नहीं है। नाउ एज आई वाज सेइंग कि हम लोग हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ डिस्कशन किया करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन के बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में हम डिस्कशन शुरुआत करेंगे। रियलिटी में जब मैं यूजुअल नॉर्मल क्लास को पढ़ाता हूँ तो सबसे पहली जो चीज मैं पढ़ाता हूँ वो होती है मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए आपके मैथमेटिक्स के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपके जानने बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आते हैं तो उस केस में आप फिजिक्स उस अच्छे लेवल तक नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स के भी 11 लेक्चर्स, वो अभी फिलहाल के रिकॉर्डेड नहीं है, वो लाइव कोई क्लास थी पहले और उसके रिकॉर्डेड वर्जन मैंने उसके ऊपर रखे हुए हैं ताकि आप कम से कम अपना मैथमेटिकल टूल्स वाला जो पोर्शन है उसके वो जरूर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी सजेशन है कि आप उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको फिजिक्स थोड़ा अच्छे से समझ में आनी शुरू होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले से ही अपना मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है छोटी क्लासेस में, तो वो बेशक से अपना ये लेक्चर्स को देखना शुरू कर दें। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ मैथमेटिक्स की चीज फिजिक्स में आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उन लेक्चर्स को देख करके यहां पर वापस आकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। अब फिजिक्स समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहां से हम स्टार्टिंग करने वाले वो ये है कि एक तो यूनिट्स जो होती हैं किसी भी चीज की वो आपको ध्यान रखना होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी चीज का वो कैसे है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिट्स को सही तरीके से नहीं लिखते और अगर आप यूनिट्स को सही तरीके से नहीं लिखोगे तो पक्की बात है कहीं ना कहीं गलतियां होती रहेंगी आपसे। ठीक है, तो यूनिट्स कैसी हैं और दूसरी बात यह है कि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का कैसा होगा। ठीक है, तो हर लेक्चर के अंदर मैं कहीं ना कहीं से कुछ आपको उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस जो इंटरेस्टिंग होंगे वो भी दिखाता रहूंगा, उनके लिंक्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि फिजिक्स जो है वो कितने छोटे से और कितने बड़े तक की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप अगर खुद भी सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो है पावर ऑफ 10 के नाम से, 1977 के अंदर बनाया गया था। यूट्यूब पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 वीडियो देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हाउ स्मॉल एंड हाउ बिग थिंग्स आर। The picnic near the lakeside in Chicago was the start of a lazy afternoon, early one October. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now, every 10 seconds, we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds, the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Power boats lie at their docks. The colorful bleachers are Soldiers Field.
This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the 5th meters, the distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the 6th, a 1 with 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun, followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That odd orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Ten to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we note 4 southern constellations, still much as they appear from the far side of the Earth. This square is 10 to the 16th meters, 1 light year, not yet out to the next star. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Giant steps carry us into the outskirts of the galaxy. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The 2 little satellite galaxies of our own are the Clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, 1,000,000 light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. The trip back to the picnic on the lakefront will be a sped-up version, reducing the distance to the Earth's surface by 1 power of 10 every 2 seconds. In each 2 seconds, we'll appear to cover 90% of the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity, a rhythm that will continue all the way into our next goal, a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of the sleeping man at the picnic. Ten to the 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds, each step much smaller than the one before.
10 to the minus 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we were entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. As we close in, we come to the double helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice, in an alphabet of 4 letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of 3 hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. 4 electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the 2 inner electrons held in a tighter swarm. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a vast inner space. At last, the carbon nucleus, so massive and so small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. We are in the domain of universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom, atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If now the field is 1 unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. तो अब जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि कहां से लेकर के कहां तक कितने बड़े डिफरेंस की हम बात करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली हम उन कार्बन एटम्स की भी बात करेंगे, उन प्रोटॉन्स की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। मतलब फिजिक्स बहुत छोटी चीज से लेके बहुत बड़ी चीज, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स, जब बहुत छोटी चीजों की बात हो रही है, रिलेटिविटी, ग्रेविटेशन, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बहुत दूर दूर की चीजों की, बहुत बड़े साइज की ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब इन सारी चीजों में आप पाएंगे कि जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो वो हमारे आसपास में सब जगह पर है। फिजिक्स इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन अवर सराउंडिंग एट वर्क। हमारे आसपास में हर जगह फिजिक्स काम में लाई जाती है। ठीक है, खैर मैं उसके ऊपर अब और ज्यादा नहीं डिस्कशन करूंगा, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हर लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हम कोई रेलेवेंट जो चीज है जिससे कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे, कुछ वीडियोस में सर्च करूंगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं खुद नए तरीके के कुछ वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। हाँ, मैंने कुछ एनिमेशन जरूर बना रखी हैं, वो मेरी बनाई हुई एनिमेशन तो शो करूंगा मैं साथ के साथ में जहां पे जरूरत होगी, बट अदरवाइज ये वीडियोस इतने सारे अवेलेबल हैं और आपके पास में टाइम कम होता है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो जो सर्चिंग का पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए करके रखूंगा ताकि रेलेवेंट चीज ही आप देखें, इररेलेवेंट चीज देखने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, खैर अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। मैं बात कर रहा था और मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा था। तो जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैंने कहा था कि भाई मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, आपको यूनिट्स की भी जरूरत पड़ेगी और उनके अंदर गलती मत करना। खैर उन पॉइंट्स पर भी आते हैं। एज आई टोल्ड यू, विल टॉक अबाउट मोशन फ्रॉम टुडेज क्लास। आज की क्लास से हम लोग मोशन के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोटी क्लासेस में मोशन पढ़ना जरूर शुरू कर दिया होगा और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप सब लोगों को थोड़े बहुत जरूर मालूम होंगे। नहीं भी मालूम है तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ सकें। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हिच वी टॉक अबाउट इज स्पीड, पोजीशन, वेलोसिटी, acceleration,
तो हम बात करेंगे कि स्पीड क्या चीज है, मोस्टली सबको मालूम होगा। पोजीशन क्या है, आप लोगों को मालूम होगा। वेलोसिटी क्या है, आपको मालूम होगा। एक्सेलरेशन क्या है, मालूम होगा। लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होगा, और बहुत सिंपल प्रॉब्लम से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम किसी भी छोटे से कंसेप्ट से बनाई जा सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम बिल्कुल सिंपल चीज से शुरू करके, और जो टॉप मोस्ट लेवल जरूरी होगा हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वहां तक की हम डिस्कशन करें और कुछ प्रैक्टिस भी करते रहें उसके लिए। ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मोशन है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन। अगर हम ये समझ लेंगे तो डेफिनेटली ये स्पीड, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये समझने में भी आसानी रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो मोशन में है। मतलब कोई भी चीज चल रही है, मोशन में है। चलिए ठीक है, चलना किसे कहते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही है? टू गिव यू एन आइडिया, अब अगर जब मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया, अगर मैं उस समय से और अब की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या मैं चल रहा हूं या मैं रुका हुआ? एम आई स्टैटिक, एम आई मूविंग? तो अब जिस रूम में बैठ करके मैं यहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो पक्की बात है, आप ये कह सकते हैं कि मैं इसी चेयर पे बैठा हूं स्टार्टिंग से, और मैं तो हिला भी नहीं यहां से। तो इसका मतलब मैं जरूर रुका हुआ हूं। बट अब इसी चीज को हम कहीं दूसरी जगह से देखते हैं। लेट अस से हम किसी दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं, जैसे उस पावर ऑफ 10 वीडियोस में भी हमने देखा था। तो डेफिनेटली मैं अर्थ पे हूं, ठीक है, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। तो मैं अर्थ के एक जगह पर बैठा हुआ हूं, और जब से लेकर के जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया और अब तक अर्थ रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो मतलब अर्थ मूव कर रही है ना, और मैं अर्थ के ऊपर हूं, मैं भी अर्थ के साथ साथ में चल रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा मोशन है, इसका मतलब तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात होगी, मेरा मोशन है या मेरा मोशन नहीं है। तो जवाब इसका ये है कि डेफिनेटली मेरा मोशन है, और नहीं भी है और नहीं इस बात पे निर्भर करता है कि कौन देख रहा है, या इसको ये भी बोलें कि कहां से देखा जा रहा है। What I'm trying to tell you is motion is actually a relative term. An object may seem to be in motion from one location while it may not be in motion as seen from somewhere else. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज से इसके बारे में बात करनी शुरू करता हूं। मान लीजिए कि कोई बस में बैठा हुआ है, आजकल लॉकडाउन है तो चलिए बस नहीं चल रही होंगी, बट मान लेते हैं, इमेजिन करो कि बस में बैठ करके आप प्लेन में बैठ जाते हैं। चलो, तो प्लेन में एक आदमी सबसे लास्ट सीट पे बैठा हुआ था, और वो ऑस्ट्रेलिया से चलना शुरू हुआ दिल्ली के लिए प्लेन में बैठ के। तो वो आदमी अपनी सीट पे बैठा रहा पूरे रास्ते। तो उस आदमी का अगर कोई मूवमेंट नहीं, मतलब वो अपनी सीट से उठा ही नहीं, तो अगर हम एक कैमरा उस प्लेन में लगा करके देखेंगे तो हम कहेंगे कि उस कैमरा के मुताबिक वो आदमी बिल्कुल नहीं चला, जबकि वो आदमी ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली पहुंच गया होगा, इंडिया पहुंच गया होगा। तो ये पता कैसे चलता है कि कोई चीज चलती है कि नहीं चलती है? ये ऐसे पता चलता है कि क्या उसके आसपास के सराउंडिंग्स जो हैं उनके कंपैरेटिव, उनके रिलेटिव ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं। मैंने कहा था ना कि ये सारी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारी की सारी टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पोजीशन इज डेफिनेटली समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पोजीशन कैसे डिफाइन की जाती है? जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बोल देते ना कि ये कोऑर्डिनेट है किसी लोकेशन के, किसी पॉइंट के। तो पोजीशन अगर एक ऑब्जेक्ट की चेंज करे उसके आसपास के सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स के मुकाबले, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। और अगर आपको एक वीडियो दिखाया जाए उसी आदमी का प्लेन का, तो आप कहोगे कि वो तो चल ही नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम उस आदमी की पोजीशन हम ग्राउंड पर खड़े होकर के देखें किसी कैमरा से, तो अभी हो सकता है कि वो यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां हो जाए, थोड़ी देर बाद यहां हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है,
ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि कहां से देखा जा रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक जगह से देखने पर होगा और दूसरी जगह से देखने पर नहीं होगा। तो एक और टर्म फिजिक्स के अंदर हम लेकर के आते हैं, बार बार उस टर्म का जिक्र किया जाएगा और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और वो टर्म है रेफरेंस फ्रेम की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं। रेफरेंस मतलब किसी चीज को आप किसी के मुकाबले चेक करते हैं जब, ठीक है, रेफर कर रहे हो, रेफरेंस बुक होती है, जैसे आप उस बुक में जाकर के रेफर करते हो, चेक करते हो कि भाई सब कुछ ठीक है। तो रेफरेंस मतलब किसी के जगह से देखना की हम बात कर रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम शब्द इसलिए आता है क्योंकि फिजिक्स के अंदर कई बार जब भी हमें कोई पोजीशन नाम की चीज की बात करेंगे ना, तो वेक्टर्स के अंदर और ज्यादा डिस्कशन भी है इसकी मैथमेटिकल टूल्स में, तो आप पाएंगे कि हम एक इस प्रकार से एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो देखने में एक फ्रेम के जैसा लगता है ये, इसलिए रेफरेंस फ्रेम इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आप ये पाएंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर कोई भी बोल दे तो आप ये समझ लेना कि एक कैमरा लेकर के कहीं पे अटैच कर दिया, वो कैमरा ये फ्रेम के जैसा है मान लीजिए, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम अलग अलग अगर हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के, तो इसका मतलब यह है कि आप अलग अलग जगह से देख रहे हैं। सो अगर मेरे को यह कहना है कि मैं उस आदमी को जो प्लेन में जा रहा था जमीन पे बैठ के देख रहा हूं, मैं कहूंगा कि माई रेफरेंस फ्रेम इज फिक्स्ड टू अर्थ। अगर मैं उसी आदमी को प्लेन में से देखना चाहूंगा तो मैं कहूंगा माई रेफरेंस फ्रेम इज दैट ऑफ द प्लेन। सो रेफरेंस फ्रेम अगर शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है, ये सिर्फ आप ये समझ लो कि कहां से देखी जा रही है चीज, उसके बारे में ये शब्दों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग्स क्लियरर टू स्टार्ट विद, ताकि जब हम मैथमेटिक्स उसके बिहाइंड करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आनी चीजें शुरू हो जाएं। तो पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं फिर, हाउ डू यू डिफाइन पोजीशन? देखो, अगर आपको अपने किसी मित्र का एड्रेस देना है, फ्रेंड का एड्रेस देना है, तो आप कैसे देते हो एड्रेस? आप ये कहोगे ना कि हाउस नंबर फला फला उस गली के अंदर है, उस शहर के अंदर है, ये उसका पोस्ट कोड है। अगर पुराने जमाने वाले तरीके से अगर लेटर पहुंचाना है तो ऐसे ही भेजोगे। आज के दिन अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पे आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट होती है, तो मतलब एक एड्रेस आपको देना पड़ता है, एक फाइनाइट, एक स्पेशल चीज आपको देनी पड़ती है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनकी पोजीशंस के बारे में बात किया करते हैं, और पोजीशन समझने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेते हैं उसमें सबसे पहली चीज आती है जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। घबराना नहीं है, वेक्टर अगर नहीं किया होगा तो मैथमेटिकल टूल्स में आप देख लेना बेशक से, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप एक्सिस लिखते हो ना कि x, y, z, वो असल में किसी पॉइंट के आपको एड्रेस दे रहे होते हैं। वो अगर मैं आपसे कहूं ना कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, तो इसका मतलब ये है कि मैं x की डायरेक्शन में 2 चल के और फिर y वाली डायरेक्शन के अंदर 1 के जितना अगर चलूंगा तो जिस जगह पर मैं पहुंचूंगा वो 2, 1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो एक वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक बनाया जाता है वो उस पॉइंट की पोजीशन का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो मतलब उसकी क्या चीज चेंज करते होंगे, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज करते हैं, ठीक है। तो जब हम आगे जाकर के डिस्कशन करेंगे ना वेक्टर्स और स्केलर्स के अंदर कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो वहां पे जाकर के हम में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन नहीं लेके आना चाहता हूं आपके दिमाग में। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताने वाला वेक्टर है। कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से, कहां तक जाता है, उस पॉइंट तक, ये पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाऊंगा तो हर पॉइंट का अपना एक फिक्स्ड एड्रेस है,
तो किसी दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो किसी नए एड्रेस पे जाऊंगा, तो मतलब उसका एक नया पोजीशन वेक्टर होगा, वहां पे मैं चला जाऊंगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करती होगी, उसका अगर मोशन होता होगा, तो मतलब वो अपनी जगह चेंज करता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर चेंज करता होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, an object is in motion if its position changes, means its position vector is changing. And how do you define position vector? It starts from origin and gets to the point. अच्छा, मतलब ओरिजिन से शुरू होकर पॉइंट तक जाता है पोजीशन वेक्टर। तो ये ओरिजिन कहां होता है भाई? ये ओरिजिन होता है रेफरेंस फ्रेम, तय करता है कि कहां पे आप ओरिजिन प्लेस कर रहे हैं। अगर हमने अपना रेफरेंस फ्रेम प्लेन पे लगा दिया होता, तो हम उस प्लेन पर रखे हुए फ्रेम, उस प्लेन पे रखे हुए ओरिजिन से ही एक वेक्टर को ड्रॉ करते, और हम शुरू से लेकर एंड तक उसी वेक्टर के बारे में बात करते। वो आदमी अपनी पोजीशन, अपनी सीट पे बैठा रहता, हम कहते उसकी पोजीशन चेंज नहीं करी, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारा ओरिजिन उसी के साथ साथ में चलता चला जा रहा। ठीक है? अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देखूंगा तो उस आदमी की पोजीशन चेंज हो रही थी, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा था, तो मैं कहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट, वो आदमी जरूर मोशन में है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट मींस इट्स पोजीशन वेक्टर चेंजेस, इट्स पोजीशन चेंजेस। ठीक है? पहली चीज ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी कि भाई पोजीशन जो है वो क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर क्या है। अब यहां पे ना शब्द लिखे हुए हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते चले जाएंगे क्या है, और फिर उसके बाद में हम आगे की जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होती है उसके साथ में एसोसिएटेड। ठीक है? आप प्लीज मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर वाले कुछ जो लेक्चर्स हैं उनको देख लेना, अगर आपको वेक्टर्स के अंदर दिक्कत होगी, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है? तो उसमें मैंने करीब 12-13 लेक्चर्स शायद आपके मैथमेटिकल टूल्स में डाल के रखे हुए हैं। ठीक है? एंड दे आर अवेलेबल आपके +1 वाले कोर्स के अंदर, इसमें मैंने रखे हुए हैं, ताकि आप कम से कम उन लेक्चर्स को ढंग से देख सकें। ठीक है? ये बात तो खैर लेक्चर्स कहां पे देख सकते हो अगर वेक्टर्स में दिक्कत आती है। तो वेलोसिटी होती है क्या चीज? जब कोई ऑब्जेक्ट चलती है ना, तो उसके कितनी तेज वो चल रही है, उसके बारे में हम वेलोसिटी की बात करते हैं। कितनी तेज चलने का मतलब क्या है? जब हम पोजीशन चेंज करते हैं किसी भी चीज की, तो समय के अनुसार अब ये पोजीशन है, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन होगी, फिर ये पोजीशन होगी, मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज होगी। ठीक है? तो वेलोसिटी हमें बताती है कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी आगे जा रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी ऐसे हम डिफाइन करते हैं। इसको देख के घबराना नहीं कि ये तो बड़े मुश्किल वाले तरीके से ये चीज बता रहे हो। सीधा ही बोल देते कि भाई वेलोसिटी जो होती है उसकी चीज मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, कितनी तेज चलता है, और उसकी डायरेक्शन अगर हमें पता हो तो उसके वेलोसिटी बोलते हैं। या ऐसे भी बोल देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सारी चीजों को, जो फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूले अगर हमारे पास में सही तरीके से लिखे होंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो आगे जाके गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है? चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। अगर किसी भी चीज की आपको डिस्प्लेसमेंट पता करनी हो ना, तो मतलब ये है कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, वो पहली जगह से दूसरी जगह पर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब सबसे आसान केस की मैं बात करता हूं, मोशन इन वन डायमेंशन की अगर हम बात करें। देखो, अब पूरे चीजों की अगर हम बात करें तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 तरीके की डायमेंशन की बात करते हैं। तो अगर एक डायमेंशन मतलब किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही हो, उसको कई दफे हम ये भी बोल देते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम लोग।
आज की क्लास में इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन के केस के अंदर हम जब भी आपको कोई एक्सेस डिफाइन करने होता है ना कि मैं कहां अपना एक्स एक्सेस बनाऊंगा, कहां पे वाई बनाऊंगा, कहां पे जेड बनाऊंगा, तो हमारी मर्जी होती है, हम कहीं पे भी एक्स वाई और जेड एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यूजुअली कोशिश करता हूं कि अगर हमारे एक्सेस मोशन की डायरेक्शन में हो सकें, थोड़ा आसान हो जाता है काम। ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप ये देखो कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जा रही है तो उसमें क्या क्या रहता होगा। लेट अस टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग हियर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर अब अगर मैं मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो यहां पर है और थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गई है। ये पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ओरिजिन मैंने यहां पे बना लिया, कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होगा। ये मान लेते हैं 5 है और ये है 23, 5 मीटर्स और 23 मीटर्स। तो अगर एक कार जब मैंने देखना शुरू किया तब यहां 5 मीटर्स पर थी और थोड़ी देर के बाद में 23 मीटर्स पर पहुंच गई और मैं पता करना चाहता हूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस केस में तो बड़ा आसान है आपके लिए समझना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि भाई यहां से यहां पहुंचा है तो 18 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन मैंने एरो मार्क से शो कर दी है। मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी आदत बन जाए और हम गलती ना करें। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन है 23, इनिशियल है 5, तो ये आ गया 18। ठीक है, ये चीज रही। अब मानते हैं कि ठीक है 18 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से मैंने कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कार स्टार्टिंग में यहां थी, कुछ देर के बाद वो यहां पहुंची और कुछ देर के बाद में वो कार यहां पर पहुंच गई। अब इस केस में ये 0 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 23 है। तो अगर तो हमसे ये पूछा जाए कि भाई ये एट टाइम t इक्वल टू 0 यहां पर है, मैं टाइम 0 की भी मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, उसका क्या मतलब होता है। एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 25 सेकेंड्स, ये चीज है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये बता दो टाइम 0 से लेके टाइम 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसी है, तो आप कहोगे ठीक 15 से 23 या 8 ही तो बड़ा होगा। तो मैं जानबूझ के थोड़ा लंबे मेथड से लिख रहा हूं ताकि जब मुश्किल चीजें आएंगी तो आसान हो जाए हमारे लिए। मैं कहता हूं फाइनल पोजीशन 23 माइनस इनिशियल पोजीशन यानी 15, ये हो गया 8, कि भाई डिस्प्लेसमेंट इस चीज की 8 के बराबर होगी, 8 के जैसी होगी। अच्छा, अगर हमसे पूछ लेते हैं कि टाइम 0 से लेके टाइम 25 सेकंड के बीच में बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 25 सेकंड।
तो मैं कहूंगा कि फाइनल पोजीशन 6, ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन है 15, ये हो गया -9। तो वैसे भी हमें समझ में आ रहा है कि भाई 15 से 23 तो 8 इस तरफ में गया होगा, 15 से 6 9 उल्टी दिशा में गया होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया होगा, वो अपने आप -9 आ गया, मतलब हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी उसके अंदर। तो ये जो ट्रिक है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ध्यान रखना है। जब हम वेक्टर्स में कॉम्प्लेक्स चीजों की बात करेंगे तो वहां पे छोटी सी चीज हमारे काफी काम आने वाली है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना कि अभी क्या होता है वेलोसिटी, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो जब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, हम बोलते हैं भाई वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय कितना टाइम हुआ है, इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। तो वहां पर भी पहुंचता हूं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, इसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो मैंने यहां पे लिखा है एट t इक्वल टू 0, ये क्या चीज है एट t इक्वल टू 0? अब समझो इसको, एट t इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है तो किसी की घड़ी में 0 तो थोड़ी बजते हैं, नहीं बजते ना। टाइम बहुत सारी जगह पर फिजिक्स में आप पाओगे लिखा होगा एट t इक्वल टू 0, ये हुआ, कोई बात नहीं। एक्चुअल में टाइम 0 कहीं पर भी चूज किया जा सकता है, आपकी मर्जी होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर रखा है तो आप चूज कर सकते हैं ये टाइम को मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो असल में टाइम 0 मान लेते हैं कि जिस समय पर ये क्लास आपने देखनी शुरू करी उस समय को अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 मान लूं, तो अब जो टाइम की वैल्यू होगी वो एक पॉजिटिव टाइम होगा क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। और टाइम 0 से पहले का जो टाइम होगा वो नेगेटिव टाइम होगा। अब ये मत सोच लेना कि भाई नेगेटिव थोड़ा होता किसी की घड़ी में टाइम, ये वो आपकी घड़ी वाला टाइम नहीं है, ये टाइम आप चूज कर रहे हो। ये भी जैसे रेफरेंस फ्रेम आप चूज करते हो ना कि कहां से मैं देखना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार से टाइम का भी रेफरेंस को आप 0 अपनी मर्जी से कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये बेसिक फॉर्मूले हैं उनको ढंग से देखना बड़ा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आगे जाकर के, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम बड़ी इजी होती रहेंगी शुरुआत में, जैसे ही कॉम्प्लेक्स चीजों पे पहुंचोगे वहां पे जाकर के ये सिंपल चीजें जो हैं यहां पर जो हम सीख रहे हैं अभी, ये आपके काम आने वाली हैं। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो टाइम 0 कुछ भी हो सकता है, उसके बाद का टाइम टाइम पॉजिटिव होगा, उससे पहले का टाइम नेगेटिव टाइम होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि जो भी चीज आप कर रहे होंगे इस क्लास को देखने से, अगर उसको D0 माना है आपने उससे पहले, वो सब नेगेटिव टाइम में हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन की स्टार्टिंग नेगेटिव टाइम पर थी क्योंकि टाइम 0 पर आपने ये क्लास देखनी शुरू करी है। अब के बाद जो होगा वो सब पॉजिटिव टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हम एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे वेलोसिटी को लेकर के, तो मैं बिल्कुल भी मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखता कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है मुझे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि टाइम टेकन लिखते हैं कई बार, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये यूजुअल डेफिनेशन ऐसे बोली जाती है और कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है ये डेफिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं 2 बजे, दोपहर के 2 बजे एक कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं, 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो 3:30 PM पे मैंने वो लेक्चर को खत्म किया। तो अब व्हाट इज द टाइम टेकन, मैं कहूंगा 3:30 - 2, यही बोलते हैं ना। लेकिन इस तरीके में गड़बड़ ये हो जाती है कि हमारे जो घड़ियों में टाइम होते हैं वो 24 घंटे के हिसाब से या 12-12 घंटे के हिसाब से हमने सेटअप कर रखे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे 2 बजे आज और कल के 2 बजे हो गया तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा ना। तो फिजिक्स तो इस प्रकार से नहीं चलेगी,
तो फिजिक्स में क्या होता है कि किसी एक जगह पर जीरो फिक्स कर देते हैं और उसके बाद वाली सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाती हैं और उससे पहले वाली सारी की सारी चीजें नेगेटिव होती हैं. दिस इज हाउ वी मेजर टाइम इन फिजिक्स. तो मान लेते हैं कि एट t इक्वल्स टू 2 कोई काम होना शुरू हुआ और वो काम होता रहा एट t इक्वल टू 5 तक वो काम होता रहा. तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन जिसे हम बोलते हैं, तो जो टाइम टेकन है वो असलियत में क्या होना चाहिए? फिर वो 2 से शुरू होके 5 तक हुआ तो 5 माइनस 2 3 होगा ना. तो मतलब ये कि वेलोसिटी जिसे हम यूजुअली लिखा करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मेरी सजेशन ये है कि कृपया करके आप उसको ऐसे लिखें, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, ये ढंग होता है इसको लिखने का. ठीक है, चेंज इन पोजीशन को जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो आर शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है पोजीशन वेक्टर के लिए असलियत में. ठीक है, तो अगर मैं पूरा सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करना चाहूं तो मुझे एरो मार्क्स यहां पे शो करने चाहिए. अगर आपको एरो मार्क्स दिखने में गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप वेक्टर का कुछ जो लेक्चर मैं वहां पे प्लेस कर रहा हूं, आप प्लीज वो वाला लेक्चर देख लेना कुछ. ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, तो ये है वेलोसिटी वेक्टर. और ठीक इसी प्रकार से अगर हमें एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना हो तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी. ये डेल्टा शब्द जो है ना, इससे घबराना नहीं है. डेल्टा का मतलब होता चेंज, डिफरेंस. डिफरेंस डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डेल्टा. तो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम फॉर एक्सेलरेशन. ठीक है, ये ऐसे लिखे होते हैं. तो अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का, इस फॉर्मूले को हम लोग लिखा करते हैं कि ये चीज है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इन फॉर्मूले के इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन्हीं के बारे में. आगे बढ़ते हैं इसमें इस प्रकार से कि भाई एक और शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, उसको भी एक बार अभी देख ही लेते हैं. उसका क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वो क्या चीज होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है, इन दोनों के बारे में अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो वो क्या होगी. एक कैलकुलस के जो मैंने लेक्चर्स प्लेस कर रखे हैं उस पे उनको आप अगर देखोगे तो मैंने एक ना चीज वहां पे एक्सप्लेन कर रखी है, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो लिमिट्स और उसके बाद वाले लेक्चर में होगा, अगर आप देखोगे वीडियोस उसमें. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपने ये लेक्चर देखते रहो, साथ साथ में कोशिश करो रोज एक दो लेक्चर वो वाला भी देख लो आप, ताकि बाय द टाइम हम ये कंप्लीट करेंगे काइनेमेटिक्स के बेसिक्स, तब तक आपका मैथमेटिकल टूल्स भी हो जाएगा. टाइम आजकल होपफुली है आपके पास में काफी करने के लिए, तो इसलिए मैंने वो लेक्चर्स डाल दिए थे कि मैथमेटिकल टूल अपने गति से आप करते रहें. वो स्पेसिफिकली किसी इस तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी है, दैट इज ऑफ सम अनदर लाइव क्लास जो थी उसकी रिकॉर्डिंग है वो. तो एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क ये होता है, मैं पहले उसको लॉजिकली समझाता हूं, फिर हम उसको यहां पे मैथमेटिकली लिखते हैं. देखो, एवरेज वेलोसिटी होती है भाई चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह लीजिए. ठीक है, जो शब्द है ना इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस जो शब्द है उसका मतलब होता है उस क्षण,
उस इंस्टेंट पर, उस क्षण पे, उस समय पे, एग्जैक्टली उसी टाइम पर क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं गाड़ी लेकर के चलता हूं यहां से और एक सीधी लाइन पे 50 किलोमीटर चला जाता हूं और मेरे को वहां तक पहुंचने में लगते हैं 2 घंटे। तो इसका मतलब मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी है 50 किलोमीटर चला, 2 घंटे लगे, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, और वो वैल्यू हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। यही होगी ना। अब लेकिन उसमें गड़बड़ ये है कि अगर इस तरीके से मैं एवरेज वेलोसिटी है, बट मेरी कार के स्पीडोमीटर में तो मैंने देखा कि मेरी स्पीड जो थी, कभी तो 60 भी आई, ट्रैफिक लाइट्स आई, वहां पे मैं रुका भी था, रास्ते में मैं वैसे ही रुक गया थोड़ी देर के लिए, मैंने पार्क करके गाड़ी खड़ी कर ली उसी रोड पर, कोई फोन आ गया था फोन सुनने के लिए, उसके बाद फिर मैं चलना शुरू हो गया। तो मतलब मेरा स्पीडोमीटर अलग अलग वैल्यूज शो कर रहा था। तो मेरे स्पीडोमीटर ने रास्ते में 80 की भी स्पीड शो करी, 0 की भी स्पीड शो करी, 10 की भी शो करी। ये स्पीडोमीटर क्या चीज शो करता है? स्पीडोमीटर शो करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस समय की वेलोसिटी क्या है, ये वो चीज होती है। अब फिर बात ये आती है कि ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस क्षण की, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी की बात हो रही है, बट हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, और वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। और वो क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। यही चीज तो है एवरेज वेलोसिटी। चलो देखते हैं फिर इसी के बारे में। अब आप ये पाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो है, अगर मैं उसमें जो डिनोमिनेटर में चेंज इन टाइम है, मतलब कितने टाइम से लेके कितने टाइम के बीच की डिस्प्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं उस टाइम डिफरेंस को बिल्कुल छोटा कर दूं, मतलब कितना छोटा करूं, 1 नैनो सेकंड कर दूं तो चलेगा क्या? भाई मैं उस कार की डिस्प्लेसमेंट पता कर लेता हूं सिर्फ 1 नैनो सेकंड्स के लिए, तो क्या अगर मैं वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करूं तो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाएगी? देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यस, बट मैथमेटिकली स्पीकिंग जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, नो। क्योंकि उसके अंदर होगा क्या कि एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यही है, एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क इतना है कि मैं डेल्टा टी को जितना छोटा हो सके, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखना चाहता हूं। मैथमेटिक्स उसको लिखने के लिए हमें एक बड़ा सुंदर तरीका देता है, जो कुछ लोग देख के वहीं पे डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं भाई फिजिक्स जो है ना, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें नई नई लिखते रहते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर बेसिक्स से चलेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी, मुश्किल प्रॉब्लम्स भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर मैं अभी सिर्फ आपको छोटी छोटी डेफिनेशन करा करके सिंपल प्रॉब्लम करा दूंगा तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू गाइड यू इन अ वे दैट यू कैन अचीव द टॉप ऑल इंडिया रैंक्स। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। खैर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये जो नया शब्द मैंने यहां पे लिखे है, जो नई चीजें यहां पे लिखी हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसकी अगर मैं बात करूं यहां पे, ये इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी जो है वो 0 तो है नहीं, बस 0 के बहुत ही करीब है, एज स्मॉल एज पॉसिबल। दैट इज व्हाट लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मींस, द डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी असली में एवरेज वेलोसिटी ही होती है और कुछ नहीं है। So instantaneous velocity is also average velocity. The only difference being that it is calculated for a very, 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 very small interval of time. ठीक है, अब इसकी अगर मैं आगे की बात करूं, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कि जो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, जब ऐसे लिखा जाता है ना, तो मैथमेटिक्स में इसको लिखने का एक बड़ा सुंदर ढंग होता है, और वो ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो dr वेक्टर बाय dt होगी। ठीक है, I strongly suggest watching the calculus part of the mathematical tools at least.
ताकि आप डिफरेंशिएशन जरूर सीख लें, इंटीग्रेशन सीख लें, ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें अपने काइनेमेटिक्स वाली चीजों के अंदर। ठीक है, ठीक है भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसको बोलने का ढंग ये भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सो dr वेक्टर बाय dt ऐसे भी लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। और ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना होगा तो मैं उसको ऐसे लिख पाऊंगा, dv वेक्टर बाय dt। उसको लिखने का ये ढंग हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक प्रॉब्लम्स, जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी अगर पता करनी तो वो कैसे है। we'll start from some very basic things and slowly we'll move on to more complex things। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो चलती है 50 मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, ये वेलोसिटी या स्पीड की लिमिट होती है। 50 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स and it moves with velocity of 25 meter per second for 20 seconds. Find average velocity। मान लेते हैं कि इसमें हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है, तो ढंग क्या होगा, जिस फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पे वो जो भी इंटरवल्स दे रखे हैं उन इंटरवल्स के अंदर उसकी वैल्यू एक ही जैसी रही होगी। तो मैं कहूंगा ठीक है, ऐसा है। So I'll say displacement in the first 10 seconds। अब मेरे को ये मालूम है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो मतलब ये कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज होनी चाहिए फिर। सो डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड कैन वेरी सिंपली बी रिटन एज velocity which is 50 and time which is 10, so 50 times 10 which is 500 meters। ऐसे में लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, उससे अगले 20 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई ठीक उसी प्रकार से मैं वेलोसिटी और टाइम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, और हमारे पास में वैल्यू आ गई 500 मीटर्स की। तो भाई जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी इज 1000 मीटर्स। ठीक है, और जो टोटल टाइम हुआ वो हो गया 10 + 20 यानी 30 सेकेंड्स। जो मैंने चेंज इन पोजीशन और वो सारी चीजें बताई थी ना, उनका इस्तेमाल आगे के लेक्चर्स में होगा। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन, स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1000 मीटर और टोटल टाइम 30 सेकेंड्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी पता करनी है वो हो जाएगी 1000/30 यानी 100/3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी थी इस केस के लिए, तो ये ऐसे मैंने इसकी वैल्यू को पता कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अब मेरे को किसी ने ये कह दिया, अब दो यूजुअल एक फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल कर लेते होते हैं, कई बार हम एक बार उनको डिराइव कर ही लेते हैं यहाँ पे डिस्कशन करते करते। पहली चीज ये है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 थी फॉर टाइम t1, v2 थी फॉर नेक्स्ट टाइम t2 सेकेंड्स, v3 थी फॉर t3, और हमसे कहा गया कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है, तो मैं लिखूंगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t1 सेकेंड्स इज v1 टाइम्स t1, वही पुराने वाले जैसा है। डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट t2 सेकेंड्स वो v2 टाइम्स t2 हो जाएगा, और उससे अगले t3 टाइम के दौरान जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो v3 t3 के जैसी होगी। तो v1 t1, v2 t2, v3 t3, इन तीनों का एडिशन के जितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। सो मैं लिखता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट इज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। टोटल टाइम is t1 plus t2 plus t3. So we average total displacement by total time, तो मैं वैल्यू लिख देता हूं v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 divided by t1 plus t2 plus t3। तो कई स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं इसी चीज का और वो वैल्यू पता करते रहते हैं। मैं यूजुअली ये बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि पूरी फिजिक्स में गिनती के मुश्किल से 20 फॉर्मूले हैं जो याद रखने वाले हैं, बाकी कोई चीज याद रखने वाली नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, वो मैं आपको बताता भी रहूंगा। खैर, अब कुछ और चीजें हैं जो हमें जाननी होंगी आगे बढ़ने के लिए। एक रिवीजन नोटबुक में यूजुअली स्टूडेंट्स को कहा करता हूं कि अपनी एक रिवीजन नोटबुक बनाओ। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप अपना कंप्लीट सिलेबस करते हो तब तक वो रिवीजन नोटबुक आपके काम में आती है। मैं उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा थोड़ी। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हमें कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ s1 विद वेलोसिटी v1, फिर s2 चला विद वेलोसिटी v2, फिर s3 चला विद वेलोसिटी v3, ऐसे चला। और अब फिर से हमसे पूछा गया कि भाई बताओ इस केस में क्या एवरेज वेलोसिटी होगी। मेथड तो वही है, मतलब मैं करने वाला यही हूं इसके अंदर कि एसेंशियली वी एवरेज के लिए तरीका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। भाई वी एवरेज के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा ना कि मैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करूं। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता है सारी की सारी कितनी है, s1 प्लस s2 प्लस s3। अब हर एक का मेरे को टाइम पता करना है, तो फिर से वही v1 इज s1 बाय t1। मैंने मान लिया कि टाइम t1 लगा होगा पहले वाले केस में, या मैं ये कह दूं कि t1 इसका मतलब है s बाय v1, यही चीज होगी। तो लिख देते हैं t1 इज s1 बाय v1, t2 क्या होगा s2 बाय v2, t3 क्या होगा s3 बाय v3, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब v एवरेज के लिए मेथड वही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पता करना होता है। अब एक क्वेश्चन और है उसको और एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो हम ट्राई करने वाले हैं वो ये है कि हमें ये कहा गया एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v1 for half of the total time of journey. It moves with velocity v2 for half of the remaining distance and with velocity v3 for remaining distance। तो ये कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी v1 से चलती है आधी जर्नी के लिए, उसके बाद में वेलोसिटी v2 फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस,
and with velocity v3 for the remaining distance, ठीक है। और हम पता करना चाहते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है, मैं इसके अंदर 1 मिनट का ब्रेक आपको दे रहा हूं ताकि आप ट्राई करें इसको, ठीक है। दैट इज जस्ट अ ब्रेक टू लेट यू पीपल ट्राई इट आउट। आई एम गिविंग एग्जैक्टली 1 मिनट, सो प्लीज स्टार्ट ट्राइंग आउट। I'll start the solution in 1 minute. Alright, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट मेरे ख्याल से आप लोगों को मिल गया था ट्राई आउट करने के लिए। अब मैं आपके साथ में बैठ करके इसको सॉल्व कर रहा हूं। Now, it says an object moves with velocity v1 for half of the total time of journey. मुझे नहीं पता टोटल कितना टाइम है, लेकिन जो भी टोटल टाइम है उसका आधा टाइम वो v1 से चलेगा, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है उस v1 चलने के बाद में, उस डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v2 से चलता है और आधा डिस्टेंस v3 से। तो अब इस पूरे मोशन की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप और समय लेकर के इसको ट्राई करना चाहें, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो, उसको स्टॉप करके आप ट्राई करते रहो, और उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ ठीक है मैंने अपना ट्राई कर लिया है, आप उसको ऑन कर लेना दोबारा से, ठीक है। अब इसमें टोटल टाइम कुछ मेरे को मानना पड़ेगा 2t या ऐसा कुछ मेरे को मानना पड़ेगा, तो v1 वेलोसिटी उसके लिए हो गई, ठीक है। बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं कि दो हिस्सों में सब डिवाइड है, s डिस्टेंस ये और s डिस्टेंस ये, ठीक है। ये वेलोसिटी है v2 और ये वेलोसिटी है v3, ऑलराइट। तो अब अगर ऐसा है तो आप ये देख के मेरे को बताओ कि इस s डिस्टेंस को v2 की वेलोसिटी से चलने में कितना वक्त लगा होगा। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, देखो यहां से अगर आप पुराने वाले ही इसको देखोगे तो टाइम ये s1 बाय v1 जैसे हमने लिखा था, तो कुछ वैसा ही यहां पर अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो इसके लिए इसे जो टाइम लगेगा वो s बाय v2 लगता होगा, और इसके लिए जो टोटल टाइम लगता होगा वो s बाय v3 इसको टाइम लगता होगा। ये बात सही, ठीक है। तो टाइम लगा s बाय v2 और s बाय v3। तो पक्की बात है टोटल टाइम s बाय v2 प्लस s बाय v3 तो इस वाले हिस्से के लिए लगा, और इतना ही टाइम जरूर इस वाले हिस्से के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जर्नी का आधा टाइम वो v1 से चला, और आधा टाइम जो बच गया उसका आधा डिस्टेंस v2 से चला, और रिमेनिंग डिस्टेंस वो भी s, अगर इसको मैंने s मान लिया, इस पूरे डिस्टेंस को 2s बचे हुए को,
उसका फर्स्ट हाफ s है तो अगला हाफ भी ऐसे ही होगा। तो s by v2 और s by v3 यहां पे ये टाइमिंग्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होते होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ फिर कि ये s by v2 प्लस s by v3 ये टाइम यहां का इतना ही टाइम यहां का भी होगा। ये वेलोसिटी v1 से चलेगा और टाइम इसको इतना लगा, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस पता चल जाता है। तो v1 टाइम्स s by v2 प्लस s by v3 ये वाला डिस्टेंस होएगा। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस होगा s प्लस ये वाली वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में से ये वाले में से मैं एक बार s को कॉमन लिख लेता हूं ताकि लिखने में थोड़ा सा सुंदर नजर आए बस। तो इसमें s कॉमन v1 by v2 प्लस v1 by v3 ये टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो ये यहां पे और इधर का भी इतना ही टाइम है, सो 2s by v2 प्लस 2s by v3। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैंने s कुछ चीज को एज्यूम किया था ना मैंने, तो वो मेरे फाइनल आंसर में थोड़ी आ सकती है क्योंकि s तो मैंने एज्यूम किया कि मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस बाद वाला था, तो s हैज टू गो फ्रॉम माय आंसर। तो न्यूमरेटर में s को कॉमन लिखते हुए 2 प्लस v1 by v2 प्लस v1 by v3। डिनोमिनेटर में s को कॉमन लिख लेते हैं 2 by v2 प्लस 2 by v3 और ये s और s जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हम ये कहेंगे कि v एवरेज गिवन केस के लिए 2 प्लस v1 by v2 प्लस v1 by v3 डिवाइडेड बाय 2 by v2 प्लस 2 by v3। इसको देख के घबराना नहीं है, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, हमने सिर्फ कुछ सारी वैल्यूज लिखी हैं। कई बार होता क्या कि इनमें से कुछ लोग 10th के बाद प्लस 1 में आते हुए इन चीजों को देख के घबरा जाते हैं। सो प्लीज डू नॉट बी वेरी हेजिटेंट इन राइटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स। ये आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखोगे। यही क्वेश्चन के अंदर अगर वैल्यूज दे रखी होती थोड़ा और आसानी से हमारे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने सिर्फ ये देखा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। ठीक है, उसके बाद में अब अगला लेक्चर देखने से पहले अगर आप काइंडली डिफरेंशिएशन के जो 2 लेक्चर्स हैं मैथमेटिकल टूल्स के, अगर वो देख लोगे और उसके बाद काइनेमेटिक्स के अगले लेक्चर को देखोगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, या पहले देख के फिर दोबारा उसको देखना चाहो, आपकी मर्जी। जैसा मैंने आपको कहा था कि हर लेक्चर के साथ में मैं एक शीट दिया करूंगा, आज के लेक्चर के साथ की प्रैक्टिस शीट मैं अपलोड कर रहा हूं, उस शीट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके मैं सोल्यूशन जो तो आपके रिटन सॉल्यूशंस हैं वो साथ के साथ में मिल जाया करेंगे, और जो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली प्रॉब्लम होंगी हो सकता है उनके मैं वीडियो सोल्यूशन भी बना दूं, या आप ये भी कर सकते हो कि आप जो डाउट्स वाला वीडियो होगे उसको भी आप डेफिनेटली उसके अंदर अपने डाउट्स पूछ सकेंगे आप। ठीक है, देखिए दिस वाज जस्ट द फर्स्ट क्लास, स्लोली हम बिगिन कर रहे हैं। आप इजीली सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो फिजिक्स का करने के लिए आपको चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग बना करके और रेलेवेंट चीजों के साथ में उसको जोड़ूं। ठीक है, 2 तरीके हैं, एक सिर्फ इंटरेस्टिंग बना दो और फिजिक्स को भूल जाओ, उसमें आपको मजा आता रहता है लेकिन फिजिक्स साथ में कहीं पे नहीं रहती। एक तरीका होता है जिसमें मैं आपको रेलेवेंट चीज दिखाऊं और फिजिक्स भी बिल्कुल टॉप लेवल तक के लिए आपको जो चाहिए, जो AIR 1 के लिए चाहिए होगी,
उस लेवल की फिजिक्स को हम लोग समझ सकें, ठीक है। सो आई विल बी गोइंग वेरी स्लो, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके, सो आई विल होपफुली सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। आप जब अगला सेशन लगाएंगे तो उसमें अगली चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे सेशन, थैंक यू।